नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे इस खास कार्यक्रम भारत भाग्य विधाता में। मैं हूं कवीन सचान और हर रोज की तरह आज हम फिर हाजिर हैं एक और नए राज्य के साथ, वहां की सियासत, वहां के चुनावी गणित और मुद्दों को समझने के लिए। तो राजनामा के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे पंजाब और हरियाणा की, जहां पर कुल मिलाकर 23 लोकसभा की सीटें हैं। 13 सीटें पंजाब से और 10 सीटें हरियाणा की। तो शुरुआत पंजाब से करते हैं। और पंजाब की 13 लोकसभा जो सीटें हैं, वहां पर जिस तरीके से समीकरण हैं, इस बार के चुनावी मुद्दे हैं, क्या चेहरे हैं और पार्टियों की रणनीति, ये सब कुछ समझेंगे। और इसके लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान स्टूडियो में हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अदिति फडणिस, पॉलिटिकल एडिटर हैं बिजनेस स्टैंडर्ड से। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। हमारे साथ प्रोफेसर संगीत कुमार रागी हैं, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस DU से, स्वागत है आपका। और अजय बनर्जी हैं, करस्पॉन्डेंट हैं आप द ट्रिब्यून से, आपका भी स्वागत है। लेकिन चर्चा शुरू करें पंजाब की, उससे पहले समझते हैं कि पंजाब के नतीजे क्या रहे हैं। और इसके लिए हमें चलना होगा अपनी सहयोगी टीना के पास। टीना जी, शुक्रिया कवींद्र, और डेटा सेंटर में आपका और हमारे सभी दर्शकों का स्वागत है। आज बात पंजाब की कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि यहां परंपरागत तौर पर मुकाबला शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस पार्टी के बीच ही रहता था, लेकिन धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी ने भी यहां अपनी पकड़ मजबूत कर ली। और पिछले चुनाव यानी कि 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद से एक और पार्टी, आम आदमी पार्टी, वहां की पॉलिटिकल फ्रेम में शामिल हो चुकी है। सबसे पहले आपको पार्टी पोजीशंस दिखाते हैं पिछले 2 लोकसभा चुनावों में। शुरुआत करते हैं 2009 के आंकड़ों से। 2009 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल ने यह चुनाव साथ मिलकर लड़ा था, लेकिन इस गठबंधन को कोई खास सफलता हाथ नहीं लगी थी। तब बीजेपी को पंजाब में 1 लोकसभा सीट मिली थी और शिरोमणि अकाली दल 4 सीटें हासिल करने में कामयाब रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने राज्य की 13 में से 8 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 2014 के चुनाव में पंजाब के मैदान में एक और पार्टी थी, आम आदमी पार्टी। इस पार्टी ने भी चुनावी नतीजों पर काफी असर डाला। सीटों की टैली पर निगाह डालें तो बीजेपी ने पंजाब में अपना प्रदर्शन सुधारते हुए 2 सीटें जीती थी 2014 में, और सहयोगी शिरोमणि अकाली दल ने 4 सीटों पर सफलता हासिल की। कांग्रेस को 2009 के मुकाबले 5 सीटों का नुकसान हुआ था और उसने जीती थी केवल 3 सीटें। आम चुनाव में पहली बार उतरी आम आदमी पार्टी ने पंजाब की 4 लोकसभा सीटों पर कब्जा किया था पिछले आम चुनाव में। लेकिन इन दोनों चुनावों के वोटिंग परसेंटेज पर नजर डालेंगे तो काफी रोचक तथ्य सामने आते हैं। 2009 के चुनावों में बीजेपी को पंजाब में 10% से कुछ ज्यादा वोट मिले थे, जबकि शिरोमणि अकाली दल को 33.85% वोट मिले थे। कांग्रेस के खाते में 45% से भी ज्यादा वोट गए थे। तकरीबन 11.25% वोट अन्य पार्टियों और निर्दलियों के खाते में चला गया था। अब इसकी तुलना करते हैं 5 साल बाद हुए आम चुनाव यानी कि 2014 के आम चुनाव से, और उसमें पार्टियों का वोट शेयर कैसा रहा, ये आपको बताते हैं। पिछले आम चुनाव में पंजाब में बीजेपी की सीट 1 से बढ़कर 2 तो हो गई थी, लेकिन उसका वोट शेयर अगर आप देखेंगे तो वो 10% से कम ही रहा था। वहीं शिरोमणि अकाली दल के वोट शेयर में करीब 8% की गिरावट आई। पार्टी को 2014 में पंजाब में 26% वोट ही मिले थे, लेकिन शिरोमणि अकाली दल 4 सीटों पर जीत को बनाए रखने में कामयाब रहा था। अब दूसरी तरफ कांग्रेस को भी 12% वोटों का नुकसान उठाना पड़ा था 2014 में, जहां उसकी सीट 8 से घटकर 3 पर आ गई थी। पार्टी का वोट शेयर 45% से गिरकर 33% पर पहुंच गया था। अब इन सब के बीच पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी के खाते में करीब 24.5% वोट पड़े थे और पार्टी ने पंजाब की 4 लोकसभा सीटें जीती थी। यानी आम आदमी पार्टी ने न सिर्फ कांग्रेस पार्टी के वोट काटकर सीटें जीती, बल्कि बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल के लिए भी मुकाबले को और मुश्किल बना दिया था। कविंद्र, शुक्रिया टीना आपका इस अपडेट के लिए। अदिति, जिस तरीके से पंजाब की लड़ाई, और जैसे कि टीना ने बिल्कुल बताया कि 2009 यानी कि सीधे तौर पर अगर आमने सामने की लड़ाई देखें और कांग्रेस और SID के बीच में जो होती रही है, कांग्रेस 8 सीटें और SID को 4 सीटें, और वोट शेयर में करीब करीब 12-13% का फर्क। लेकिन
जब आम आदमी पार्टी आई और त्रिकोणीय मुकाबला हुआ, वहाँ पर सीधे तौर पर सेडी को फ़ायदा और साथ साथ आम आदमी पार्टी को मैं कहूँ कि सीधे फ़ायदा, बाकी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं दिखा उन दोनों पार्टियों को उसमें। इस बार क्या और कितना बदला है 2014 से 2019 का राजनीतिक रण यहाँ का? बदल तो काफ़ी कुछ गया है, क्योंकि पिछले विधानसभा के चुनाव में फेरबदल हुआ। कांग्रेस की सरकार अब विधानसभा के चुनाव में जीतकर वहाँ काबिज़ है, तो जाहिर है कि थोड़ा बहुत उससे फ़ायदा होता है। उसके अलावा हम ये भी सुन रहे हैं कि हालांकि ये सार्वजनिक तौर पर दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अकाली दल, शिरोमणि अकाली दल और भाजपा के बीच संबंधों में एक तरह की नई खटास आ गई है, जो कि पहले हमने कभी नहीं देखी। शिरोमणि अकाली दल के पार्लियामेंट के मेंबर्स काफ़ी मुखर होके बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं और वैचारिक मतभेद भी आ गए हैं। उदाहरण के तौर पर जिन लोगों के खिलाफ देशद्रोह के आरोप थे और जो जेल में थे, उन्होंने अपनी टर्म ख़त्म कर दी है, लेकिन अब भी जेल में हैं, क्योंकि भाजपा और अकाली दल के बीच मतभेद था कि उनको छोड़ा जाए या नहीं। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो हो सकता है कि एंटी इनकम्बेंसी, जो कि अब धर पकड़ चुकी है कांग्रेस की सरकार के खिलाफ, उसका कुछ फ़ायदा बीजेपी शिरोमणि अकाली दल को शायद मिले। हर हालत में इतना तो साफ है कि कम से कम 2 सीटें, जो कि एक सुखबीर बादल और दूसरी सीट मिसेस बादल, वहाँ पर मेरे ख्याल से कांग्रेस ऐसे ही लोग खड़ा करेगी जो कि शायद हार जाए। प्रोफेसर संगीत रागी, जिस तरीके से, पहले मैं दोनों राष्ट्रीय पार्टियों की अगर बात करूं, खासतौर पर गठबंधन बीजेपी एवं एसएडी का है और वर्सेस कांग्रेस की बात करूं, 2014 के बाद विधानसभा चुनाव, सत्ता का परिवर्तन, इसके अलावा कई ऐसे चेहरे जिन्होंने पार्टियां बदली, किस तरीके से दोनों पार्टियों के लिए जो चुनावी रण है वो पहले से अलग दिख रहा है और क्या बड़ा फैक्टर दोनों के पक्ष में या विरोध में दिखता है? देखिए, चुनाव के 3 मुद्दे होते हैं। एक तो ऐसे होते हैं जो राष्ट्रीय विमर्श के मुद्दे होते हैं, दूसरा जो है वो लोकल विमर्श के मुद्दे होते हैं जिसका राष्ट्रीय फलक पर उसका परिणाम दिखता है, और तीसरा ऐसा होता है जो मूलभूत जो लोकल विमर्श के दायरे में होते हैं और लोकल आधार पर वो तय करते हैं, मुद्दे तय करते हैं और वहाँ के माइंडसेट को तय करते हैं। 2014 का यदि आप चुनाव देखेंगे और उससे 2009 का भी चुनाव देखेंगे तो आपको लगेगा कि 2009 के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी और इनके गठबंधन को बहुत अच्छी सफलता नहीं मिली थी। 2014 का जो चुनाव था वो नरेंद्र मोदी के द्वारा एंकर किया हुआ चुनाव था, और जैसे ही वो राष्ट्रीय फलक पर मामला आता है, हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि दल का जो ग्राफ है वो ऊपर बढ़ जा रहा है। यहाँ पर जब हम देखते हैं विधानसभा में आता है तो आप खटास की बात आ रही थी भी, जो कांग्रेस पार्टी है उनके अंदर अमरिंदर सिंह का ही श्रीमती सोनिया गांधी से नहीं बनता है, और ये ओपन, आप पंजाब की राजनीति को जानने समझने वाले आपसे बता सकते हैं कि व्यक्तिगत कोई बहुत अच्छी केमिस्ट्री उनके बीच में नहीं है। और सिद्धू का जो फैक्टर पंजाब के अंदर है वो पंजाब कांग्रेस को पंजाब कांग्रेस को डैमेज ही कर रहा है, बहुत उसे अच्छा नहीं दे रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि चतुष्कोणीय जब संघर्ष होता है तो उसमें राष्ट्रीय विमर्श के मुद्दे जो होते हैं वो ज़्यादा हावी होने की संभावना है, और चुनाव वही पार्टी जीतती है जो नैरेटिव तय करती है। जो पार्टी नैरेटिव पर रिस्पॉन्स करती है, आप देखेंगे कि कहीं भी चुनाव और जीतती नहीं है। मुझे लगता है पंजाब की राजनीति में फिर एक बार, यदि आप दिसंबर तक आप देखेंगे तो अपोजिशन नैरेटिव सेट कर रहा था पूरे देश के विमर्श में। फरवरी के फर्स्ट वीक से, जब से बजट सेशन आता है, बजट सेशन के बाद जो दूसरा सप्ताह पुलवामा की घटना घटती है, उसके बाद यदि हम देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने नैरेटिव सेट किया है सारे देश में और सारे राज्यों के अंदर, और जो विपक्षी पार्टियां हैं
वो उस नैरेटिव पर अपना रिस्पॉन्स कर रही हैं, प्रतिक्रिया व्यक्त कर रही हैं। नतीजा ये है कि 2018 के बाद भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा के अंदर जो गणित था वो नीचे गिरता हुआ, सरकता हुआ दिख रहा था, जितनी भी एजेंसियां सर्वे कर रही थी। लेकिन यही वो फरवरी 2019 के बाद जितने भी सर्वे आए हैं वो सब या तो 265, 266 और क्लोज टू मैं ओवरऑल अभी देश की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं पंजाब को, एक चीज जो आपने कहा कि पंजाब में 2009 में जहां पर आम आदमी पार्टी नहीं थी और सीधा मुकाबला कांग्रेस के साथ था, वहां पर भी 5 सीटें बीजेपी गठबंधन को मिली और 8 सीटें कांग्रेस को मिली। 2014 में मोदी लहर पीक पर होने के बाद भी 6 सीटें मिली, यानी कि 1 सीट का फायदा हुआ और यहां पर आम आदमी पार्टी भी 4 सीट हासिल करने में कामयाब रही। ऐसे में अजय जी, क्योंकि जिस तरीके का विमर्श जो बात कर रहे हैं कि पंजाब के किसी भी राज्य में राष्ट्रीय मुद्दे, क्षेत्रीय मुद्दे और पार्टियों का या पार्टी जो सत्ता में है उसके विरोध में कितनी लहर है, उसके पक्ष में कितनी लहर है, इन तीनों में से क्या बड़ा फैक्टर जो 2014 में था और जो 2019 में हो सकता है, या उसका एब्सेंस किसी पार्टी के लिए खतरनाक हो सकता है? जी देखिए, मैंने अपनी जीवन के करीब 35 वर्ष पंजाब में बिताए हैं, ठीक है। वो लोग थोड़ा बागी टाइप सोच है उनकी। आम आदमी पार्टी को 4 सीट इसीलिए मिली थी, नहीं तो आम आदमी पार्टी को 4 सीट मिलने का कोई वर्चस्व नहीं था पंजाब के अंदर कि उनको 4 सीट मिलते 2014 में मोदी लहर चलते हुए। वो जो वोट कटी है वो ज़्यादातर अकाली दल की और रूरल वोट कटी है, अर्बन एरिया में कांग्रेस की वोट कटी है, भाजपा की थोड़ी सी कटी है। भाजपा का जो वोट शेयर आपका अभी डाटा टीम भी दिखा रही थी, ये मैं आपके दर्शकों को बता दूं, भाजपा केवल 3 सीटों में लड़ती है वहाँ, होशियारपुर, अमृतसर और एक गुरदासपुर, 3 सीटों में लड़ती है। तो जो वोट शेयर है उन 3 सीटों का है केवल, तो वहाँ उनकी डायरेक्ट मुकाबला कांग्रेस से होता है। 2014 में आम आदमी पार्टी से हुआ था। 2014 में जब आम आदमी पार्टी आई थी, उन्होंने एक एजेंडा लेके आए थे। आज वो एजेंडा कितना कामयाब है? उनके एक एमपी छोड़ के अकाली दल में चले गए हैं, एक भाजपा में चले गए हैं, एक इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं सिटिंग एमपी, एक भगवंत मान है उनके जो इलेक्शन लड़ रहे हैं संगरूर से। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं लोगों में एक शायद अविश्वसनीयता आ गई है आम आदमी पार्टी के बारे में। अब वो वोट टूट के किधर जाएगा ये वक्त ही बताएगा कि वो अकाली दल पे जाएगा कि कांग्रेस पे जाएगा, शहरों में शायद भाजपा पे जाएगा। एक और उसमें अहम मुद्दा है पंजाब के नज़र में, डेरा सच्चा सौदा है तो सिरसा में हरियाणा में, मगर जो उनके श्रद्धालु थे वो पंजाब के सदर्न एरिया जिसे मालवा कहते हैं, बठिंडा, मानसा, मुक्तसर के इलाके में से थे काफ़ी सारे। वहाँ पर एक गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी का मामला चल रहा है कि गुरु ग्रंथ साहब के साथ बेअदबी हुई है। बेअदबी मैंने कि कुछ पन्ने वन्ने फाड़े गए थे। एक वहाँ लोकल लेवल में मुद्दा चल रहा है कि वो अकाली दल के कई लोगों के नाम आए हैं, उसके बीच में एक पुलिस अफसर के ऊपर मुकदमा चल रहा है, वो अरेस्ट भी हुए हैं। अब वो बेअदबी का मामला जोड़ा जा रहा है ये डेरा सच्चा सौदा के साथ में। अब उसका शायद नुकसान मेरी नज़र में अकाली दल को होगा रूरल एरिया में, भाजपा को असर नहीं पड़ेगा उसका, पर जहाँ अकाली दल लड़ रहा है उसका नुकसान होगा। अब आम आदमी की जो वोट कटेगी इस बार गिरेगी। जाहिर बात है कि आम आदमी को 24% वोट नहीं मिल सकती दोबारा से। जो कटेगी वो कांग्रेस को कितनी जाएगी, अकाली दल को कितनी जाएगी, ये वक्त ही बताएगा। ये अभी इसका आंकलन करना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो बात संगीत रागी कह रहे थे, पंजाब जैसे राज्य में क्या राष्ट्रीय मुद्दे ज़्यादा अहम डालते हैं चुनाव में, या फिर स्थानीय समीकरण वहाँ के मुद्दे कहीं ज़्यादा हावी होते हैं? क्योंकि सीमावर्ती राज्य और राष्ट्रवाद की जब पूरे देश में एक बात होती है, क्या वाकई वहाँ पर बाकी को मुद्दों को ओवररूल करता हुआ दिखता है? उनको थोड़ा सा फ़र्क सोच है वहाँ पर लोगों की। जो आगे के फॉरवर्ड इलाके हैं, फाजिल्का हो गया, अबोहर हो गया, या ऊपर फिरोजपुर के ऊपर पट्टी हो गया अमृतसर के पास, या डेरा बाबा नानक हो गया जहाँ पर अब करतारपुर कॉरिडोर बन रहा है। देखिए वो लोग बिल्कुल फेंस के नज़दीक रहते हैं, बिल्कुल फाजिल्का बॉर्डर से 10 किलोमीटर अंदर है। तो आप लगा लीजिए आजकल के मॉडर्न हथियारों में 10 किलोमीटर क्या चीज़ है। तो उनका नज़रिया और सोच ज़रा थोड़ी सी फ़र्क है राष्ट्र के मुद्दों से। तो वो उस चीज़ पे फोकस रहेंगे कि राष्ट्र का मुद्दा क्या है, मगर दे डोंट वांट वॉर। बड़ा क्लियर है भी नुकसान। सबसे पहला राज्य पंजाब खड़ा सीमा के सामने, उनको जंग नहीं चाहिए, उनको पाकिस्तान दूर चाहिए। उनके लिए ये मुद्दा है। उनके लिए पाकिस्तान जहाँ है वहीं चाहिए, उनको जंग नहीं चाहिए, ये उनके लिए मुद्दा है। तो ये जब राष्ट्र का मुद्दा आएगा वो शायद राष्ट्रीय मुद्दे के साथ जुड़ेंगे, मगर उनमें थोड़ी सी एक कण है कि जंग नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा ये बात है। दीदी डिफरेंट सोच पंजाब के वोटर में जो कि बात कर रहे हैं मनोज जी की, अलग तरह का जो कि सीमावर्ती राज्य है और वहाँ पर जो लोग हैं वो मुद्दों के साथ साथ जो राष्ट्रवाद की बात होती है, पाकिस्तान को लेकर जो बातें हो रही है इस चुनाव में, उससे थोड़ी सी सोच डिफरेंट दिखती है बाकी राज्यों से। देखिए, मैंने देखा है कि राष्ट्रवाद की सोच पहली बात तो शहरों में ज़्यादा होती है,
अभी हम यूपी से घूम के आए हैं और वहाँ पर गांव में राष्ट्रवाद का बहुत ज़्यादा कोई असर नहीं पड़ा है। और चीज़ों का असर है जो सरकार ने उनके लिए किए हैं, लेकिन हम पाकिस्तान को भून के रख देंगे, ठीक है, अच्छा है, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग उस पर विचलित नहीं होते हैं। शहरों में निश्चित रूप से इसका असर पड़ा है। इसको अगर 1 मिनट के लिए हम पंजाब पर लागू करें तो पंजाब में शहरों में भी और गांव में भी मेरे ख्याल से एक लालसा है कि उस तरफ जो हमने करतारपुर जब खुला था, करतारपुर में जब गए थे लोग उस तरफ, तो ये देखा था कि अगर अमन चैन हो जाता तो कितना अच्छा होता, क्योंकि वहाँ पर कुछ लोग हैं ऐसे हैं जिनके परिवार वहाँ पर उस तरफ रहते हैं। वहाँ पर मुस्लिम टेररिज्म, इस्लामिक टेररिज्म का मुद्दा उतना हावी नहीं है जितना जम्मू और कश्मीर या जम्मू में है। तो मेरे ख्याल से डिवाइडेड पंजाब और यूनाइटेड पंजाब दोनों तरफ से इसको लेके एक अजीब सी टीस है पंजाब में, और उसके चलते पंजाब में जो आप कहेंगे वो थोड़ा सा फर्क तरीके से कहना पड़ेगा राष्ट्रवाद को लेके। ओके, मैं लौटूंगा और इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा, समझूंगा कि पंजाब में इसके अलावा इशू जो मुद्दे की बात है वो असल में जनता के नज़रिए से क्या बड़े मुद्दे हैं जहां पर इस बार जनता सोचती है कि उनके सहारे वो वोट करेगी, या किसी के पक्ष में या किसी के खिलाफ में। और साथ ही साथ पंजाब में विधानसभा चुनाव के बाद, यानी कि 2014 के बाद जो विधानसभा चुनाव यहाँ पर हुए, उसमें क्या फ़र्क दिखा है 2012 है उसके बाद? टीना, क्या कहते हैं आंकड़े? बिल्कुल कविंद्र, विधानसभा चुनाव के आंकड़ों की अगर बात करें तो पंजाब में पिछले विधानसभा चुनाव 2012 और फिर 2017 में हुए थे। पहले आपको 2012 के आंकड़े दिखाते हैं। पंजाब में कुल 117 विधानसभा सीटें हैं। अब इनमें से बीजेपी ने 2012 में जीती थी महज 12 सीटें, जबकि उसकी सहयोगी पार्टी शिरोमणि अकाली दल के खाते में गई थी 56 सीटें। इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 46 सीटें मिली थी और 3 सीटें गई थी अन्य के खाते में। अब यहां आपको बता दें कि 2012 में तब बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल ने सरकार बनाई थी। 5 साल बाद जब 2017 में विधानसभा चुनाव हुए तो यहां कांग्रेस को प्रदेश की सत्ता दोबारा हासिल हुई, क्योंकि 10 साल से सत्ता पर काबिज बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल को प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ा था। और पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को पंजाब में महज 3 सीटें मिली थी और शिरोमणि अकाली दल को मिली थी 15 सीटें। वहीं सत्ता में दोबारा लौटी कांग्रेस ने पंजाब की 117 में से 77 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि पंजाब में पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव की तरह ही विधानसभा चुनाव में वोटों का ध्रुवीकरण किया और 20 सीटों पर अपना कब्जा जमाया। इसी तरह अब अगर वोट शेयर के मामले में देखें तो काफी कुछ फेरबदल हुआ। 2012 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को पंजाब में 7% वोट मिले थे और शिरोमणि अकाली दल के खाते में गए थे 34.73% वोट, जबकि कांग्रेस का वोट शेयर तब रहा था 40% से ज्यादा, लेकिन वो फिर भी सरकार नहीं बना पाई थी। तब 18% वोट अन्य दलों और निर्दलीय प्रत्याशियों के खाते में गए थे। इसके बाद जब 2017 में विधानसभा चुनाव हुए तो बीजेपी को 6% से भी कम वोट मिले और शिरोमणि अकाली दल का वोट शेयर गिरकर 25% पर आ गया था। कांग्रेस प्रदेश में सरकार बनाने में कामयाब भले ही रही, लेकिन उसका वोट परसेंटेज अगर आप देखेंगे तो 2012 के मुकाबले तकरीबन 2% कम हो गया था। पार्टी को 38.5% वोट मिले। विधानसभा चुनाव में 20 सीटों पर अपना कब्जा जमाने वाली आम आदमी पार्टी को पंजाब में 23% से ज्यादा वोट मिले थे और 7% से ज्यादा वोट अन्य पार्टियों के खाते में चला गया था। अब कांग्रेस की इस बार पूरी कोशिश है कि जैसी बम्पर विक्ट्री उन्होंने 2017 के विधानसभा चुनाव में की थी, वैसे ही वो लोकसभा में भी दोहराए और ज्यादा से ज्यादा लोकसभा की सीटें अपने खाते में करें। लेकिन वहीं बीजेपी और एसएडी अलायंस जो है वो कोशिश में है कि नेशनलिज्म का जो एक पोल इशू इस बार बन गया है, उससे वो पंजाब में काफी हद तक लोगों के दिलों को जीत पाए और लोगों के वोट को अपने पक्ष में कर पाए। कविंद्र, शुक्रिया टीना आपका। संगीता जी, जिस तरीके से हम आपको देख रहे थे, हालांकि कई जानकार और हमारे जैसे पैनल में लोग कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी उस तरीके से नज़र नहीं आ रही है, लेकिन अगर मैं 2012 के बाद यानी 2014 में आता हूँ, वोट शेयर
24.5%, 2017 में भी करीब करीब वही, यानी कि 23% के आसपास। तो ऐसी क्या वजह है कि इस बार आम आदमी पार्टी मैदान से बाहर हो सकती है, जो आंकलन किया जा रहा है? क्यों कमज़ोर करके उसे आंका जा रहा है? देखिए जब 2017 से पहले, जब 2014 में आम आदमी पार्टी आई थी, तो उसमें देश में एक नया नारा गढ़ा था, एक नया विमर्श दिया था, और लोगों को उम्मीद लगती थी कि जो आम आदमी पार्टी कर रही है वो भ्रष्टाचार मुक्त एक नए राजनीति का विकल्प तलाशे जा रही है। और स्वाभाविक है कि हम में से लाखों लोग जो हैं, करोड़ों लोग जो हैं, उससे प्रभावित हुए थे। बहुत सारे लोग उसमें प्रभावित थे, उनके राजनीतिक जो आइडियोलॉजी हो, विचारधारा कुछ भी हो, लेकिन उस विमर्श से कोई अप्रभावित रहा हो, मैं ऐसा नहीं समझता था। लेकिन जो पिछले 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर जो गिरावट हमको देखने को मिला है आम आदमी पार्टी में, चाहे वह राजनीति के पनाले का एक इंडिकेटर हम ले लें, भ्रष्टाचार हो, सुचरिता हो, जो भी विमर्श के मुद्दे हों, मुझे नहीं लगता है कि आम आदमी पार्टी किसी भी मुद्दे पर खरी उतरी हो राजनीति के विमर्श में। राजनीति का जो हम फ्रेमवर्क देखते हैं उसमें कहीं ठीक बैठती नहीं हो। एक नया उदाहरण पेश करना था जो वो पेश नहीं कर पाती। दूसरी बात जो मुझे कहना था, देखिए आज का ज़माना अब वो ज़माना नहीं रह गया है। हम उस ज़माने तक पहुंच रहे हैं जहां आप कह सकते हैं कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉसिबल दिखती है, क्योंकि लोग मोबाइल पर अपनी सारी चीज़ें देख रहे हैं। तो एक ज़माना था जब राष्ट्रीय विमर्श जो होता था गांव के कॉर्नर तक नहीं पहुंच पाते थे, और व्यक्ति केंद्रित जो राजनीति थी, जो इसे लोग जानते थे, उसके आधार पर वोटिंग होता था। आज के दिन में ये कहना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल लगता है, और जो मैंने देखा है कि राष्ट्रीय विमर्श गांव-गांव तक पहुंचा हुआ है। पुलवामा की घटना में एक छोटी सी संक्षिप्त टिप्पणी करके अपने आप को रोकूंगा कि जिस दिन पुलवामा घटता है और सुदूर गांव से वहां से फोन आता है पाकिस्तान को मार दिया ना, तो इस प्रकार की चीजें मैं नहीं समझता कि जो बिहार के सुदूर गांव में हो रहा है वही नैरेटिव पंजाब के चौपाल, गांव के चौपाल पर नहीं हो रहा होगा। मतलब कह रहे हैं कि पंजाब में पुलवामा इफेक्ट ये होगा कि आम आदमी पार्टी का 23% का वोट शेयर 2017 में तमाम नाकामियों के बाद वो खत्म हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। देखिए 2 चीजें हैं। कोई भी चुनाव एक एंकर इशू होता है जो वो उसे लीड करता है, लेकिन सिर्फ अकेला वही चुनाव को ढोता हो ऐसा नहीं है। साथ में भी कई मुद्दे होते हैं। जैसे आप पंजाब को यदि आप लेकर के देखेंगे तो पंजाब की जो कांग्रेस पार्टी है इस बात पर निर्भर कर रही है कि जो लोन वेवर किया है और गैंगस्टर के अगेंस्ट जो कार्रवाई किया है कांग्रेस पार्टी, उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी का है कि जो राष्ट्रीय विमर्श के मुद्दे हैं, नए भारत की संरचना है, उस विमर्श को यदि वो आम आदमी तक ले जाता है तो मुझे लगता है कि पुलवामा को आप निगेट नहीं कर सकते हैं। पुलवामा है और उसका इम्पैक्ट आपको गांवों में भी देखने को मिलता है, सुदूर गांवों में भी देखने को मिलता है। हम कई ऐसी टोलियां गई हैं जो पंजाब से मुआयने करके आई हैं, उनके भी निष्कर्ष से आए। कितना परसेंटेज होगा ये कहना मेरे लिए असंभव है, ये किसी के लिए भी है, जब तक हम उसका एक स्टैटिस्टिकल फिगर नहीं निकालें कि कितना परसेंट इम्पैक्ट हो रहा है रूरल पंजाब पे, ये किसी ने अभी तक ऐसा कोई रिसर्च करके लाया नहीं है। लेकिन इसका इम्पैक्ट नहीं है ऐसा कहना मुश्किल होगा। अजय जी, क्या बड़े इश्यूज दिखते हैं इस बार पंजाब के अंदर? लोन वेवर है, क्योंकि वहां पर जब विधानसभा चुनाव हुए थे हमने देखा था कि ड्रग्स एक बड़ा मसला हुआ करता था। क्या वो अभी भी जिंदा है? और 2 साल करीब मैं कहूँ कार्यकाल जो है राज्य सरकार का, क्या उसकी कार्यशैली, उसके क्रियाकलाप, उसके फैसले, वो भी कहीं लोकसभा चुनाव में प्लस माइनस दिखेगा उसके पक्ष विरोध में लहर? जी देखिए, पहले जो ड्रग्स का मामला है, पहले आप मान के चले कि ड्रग्स की जो सप्लाई है वो ज़रूर कम हुई है। जो गांव-गांव में हर नुक्कड़ गली के किनारे पे ड्रग्स मिल रहे थे, बड़े-बड़े लोगों के नाम आ रहे थे कौन कौन ड्रग सप्लायर हैं, उन पे काफ़ी नकेल कसी गई है, ये मानने वाली बात है। लास्ट में नवंबर महीने में पंजाब में इंटीरियर में गया हुआ था, तो ये काफ़ी नकेल कसी हुई है ड्रग्स के ऊपर। उसे वहाँ चिट्टा कहते हैं, यानी सफ़ेद, चिट्टा इज सफ़ेद इन पंजाबी। तो उस पर नकेल कस लिए मानने वाली बात है। एक वहाँ पर मुद्दा है कैंसर का। कैंसर कॉज हो रहा है वहाँ पर बिकॉज जो इतने सालों से हरित क्रांति चली सन 60 के दशक से लेके, और जो वहाँ पर अंडरग्राउंड वाटर पोल्यूट हो गया, कई सारी बेल्ट्स में कैंसर का वहाँ काफ़ी मुद्दा है। एक नया एम्स लेवल का अस्पताल भटिंडा में बन रहा है, भटिंडा, मुक्तसर और ये मानसा, ये इलाका ऐसा है, ये पंजाब के दक्षिण पश्चिमी इलाका है जहाँ पर कि कैंसर का काफ़ी पाई जाती है प्रेवलेंस।
लोगों को इलाज कराने में दिक्कत होती है, वहाँ पर ये कैंसर का मुद्दा है। सेंट्रल पंजाब में मुद्दा है जो लोग सेंट्रल पंजाब से लोग ज़्यादातर बाहर गए हैं, विदेश में काम करते हैं। जो विदेश में काम करते हैं उस इलाके को कहते हैं दुआबा। वो दुआबा के इलाके के जो लोग बाहर काम करते हैं उनके अपने मुद्दे हैं जो बाकी पंजाब से अलग हैं, क्योंकि उनके पैसे आने बाहर से, किसी बच्चे को बाहर जाना है, दिल्ली जहाज़ पकड़ने आना है तो टैक्सी का क्या रेट होना चाहिए, टोल टैक्स कितना होना चाहिए। और साल में 2-3 बार आते हैं दिल्ली वो लोग जहाज़ पकड़ने या उतरने, टोल टैक्स ज़्यादा है नहीं है, उनके ऐसे मुद्दे हैं। जहाँ की ऊपर अमृतसर और गुरदासपुर जो बिल्कुल बॉर्डर इलाके हैं, फिरोजपुर और फाजिलका, वहाँ पर उनके अलग मुद्दे हैं, शहरों में अलग मुद्दे हैं। शहरों में मुद्दा उनका नेचुरली रोज़गार है, और जो बिल्कुल सीमावर्ती इलाके हैं जो 5-7 किलोमीटर लास्ट जहाँ तक खेती होती है, लास्ट के 500 मीटर तक खेती होती है, फेंस के अक्रॉस भी खेती होती है, वहाँ पर उनका फेंस के अक्रॉस जाके खेती करने का मुद्दा है। फेंस कोई बॉर्डर पे नहीं लगी हुई, फेंस 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर अंदर है। कुछ सरकारों ने पिछले कुछ सालों में रीअलाइनमेंट करके थोड़ा उसको सीधा करने की कोशिश करी ज़रूर है, मगर फेंस के अक्रॉस जाने का मुद्दा है। जिनके खेत हैं 2-4-5 एकड़ ज़मीन है, कोई सब्जी उगाता है, कुछ और उगाता है, उसकी उससे आमदनी चलती है, उसका वो मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है रिवर्स का वाटर। रिवर्स का वाटर बहुत एक सेंसिटिव वाटर इशू है, जो कि सुप्रीम कोर्ट में भी उसका फैसला सुनाया गया है कि आप कैनाल बनाइए। अगर मैं दर्शकों को याद ला दूं, सन 80 के दशक में भी ऐसा फैसला आया था, तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने नहर बनाने का दिया था आवेदन की नहर बनाई जाए। उसके बाद से आतंकवाद को काफ़ी तूल मिली थी। एस्वाइगल नहर उसे कहते हैं। मेरे हिसाब से वो वहाँ मुद्दा है। इस बारी अगर कोई ना छेड़े तो उससे अच्छा है। पंजाब सेंसिटिव स्टेट है, बॉर्डर स्टेट है, उसको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। जहाँ तक की बात है अमरिंदर सिंह के 2 साल के कार्यकाल की, अभी 2 साल का कार्यकाल सिर्फ 2 ही साल हुए हैं। लोगों को लगता है कि 3 साल अभी बहुत दूर, अभी 3 साल और पड़े हैं। वहाँ शायद 2022 में, मार्च 2022 में चुनाव है। और अमरिंदर खुद पर्सनली, जितना मैंने उनको ऑब्जर्व किया है अपने पंजाब में, जब मैं वहाँ कार्यरत था और जर्नलिस्ट था वहाँ पर, अमरिंदर का एक अपना कारिज्मा है जो कांग्रेस पार्टी से अलग है। शायद वो कारिज्मा अमरिंदर के साथ ही चलेगा, वो कहीं भी चले जाए वो कारिज्मा उनके साथ चलेगा। अब उनके पीछे जो नंबर बी टीम है वो है, उसमें सुनील जाखड़ हैं जो गुरदासपुर से इलेक्शन लड़ रहे हैं, मनप्रीत बादल हैं जो वहाँ के वित्त मंत्री हैं, नवजोत सिंह सिद्धू हैं जो उनकी बी टीम है वहाँ पर। अब जाखड़ साहब खुद बहुत बड़े परिवार से हैं, चौधरी बलराम जाखड़ के परिवार से, जो लोकसभा के स्पीकर तक रह चुके हैं। मनप्रीत बादल, प्रकाश सिंह बादल जो पंजाब के भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके भतीजे हैं, उनके बड़े भाई के बेटे हैं। और सिद्धू साहब सब लोग जानते हैं, वो ख्यात क्रिकेटर हैं और अच्छा बोल लेते हैं। तो अमरिंदर का जहाँ तक बात है, अमरिंदर जी की जो छवि है वो उनके साथ ही चलेगी। वो कांग्रेस की छवि से थोड़ी अलग भी है। उनका थोड़ा, अगर आप देखें, उनका थोड़ा जो उनके जो मुद्दे होते हैं, उनके जो स्टैंड होते हैं, वो सबसे अलग हटके स्टैंड होते हैं। तो शायद वहाँ की पब्लिक इस चीज़ को लाइक करती है, तो शायद अमरिंदर का करिश्मा है जिसकी बेस पे कांग्रेस वहाँ बैंक कर रही है मेरे हिसाब से। अदिति, यानी कि पंजाब की राजनीति में मुद्दे और मुद्दे से बड़े वहाँ के चेहरे, यानी कि सियासत के वो चेहरे जो कि बड़े घरानों से हैं, जिनकी अपनी एक इमेज है और फैन फॉलोइंग है, यही सब कुछ तय करेगा इस बार का चुनाव? नहीं, अजय ने बहुत चीज़ों का उल्लेख किया जो कि लोकल चीज़ें हैं, और किसान की समस्याएं एक बहुत बड़ी समस्या है वहाँ पर। पानी की बहुत दिक्कत है। उसके अलावा जो इन्होंने माइग्रेशन का जिक्र किया वो भी बहुत ज़रूरी है। दोआबा में जब हम गए थे तो वहाँ पर जो चीज़ वाकई एक तरह से आग का कंकड़ बन के उभरती थी, वो थी कि आप किसी भी कैनाल में जाइए, किसी भी खेत में जाइए, कहीं भी जाइए, तो आपको लोग काम करते हुए दिखेंगे। यंग बच्चे होंगे, 14, 15, 16, 18, 20 साल के लड़के होंगे। उस इलाके में ऐसा कोई भी नहीं है, कोई नहीं है। वो सब लोग विदेश जा चुके हैं। तो वहाँ पर फसल काटना कैसे काटेंगे, खेत की देखभाल कैसे करेंगे, बिजली का बिल कौन देगा, ये सब मतलब रोज़ की समस्याएं हैं। और कुछ गांव तो ऐसे हैं जहाँ पर कि 50 साल से उम्र के लोग ही हैं केवल, कोई यंग जनरेशन नहीं है। मैं इसमें अगर ऐड कर पाऊँ दीदी जी आपकी परमिशन से, कई गांव ऐसे जहाँ सिर्फ महिलाएं हैं, मर्द सारे बाहर हैं। देयर कॉल्ड वुमन, विलेजेस ऑफ वुमन ओनली। कई ऐसे दुआबे में। अदिति जी सॉरी मैंने आपको काट दिया। नहीं, तो मतलब ये सब दिक्कतें हैं। और यहाँ पर मेरे ख्याल से राष्ट्रवाद का बहुत ही सीमित प्रभाव है। यहाँ पर अपने रोजी रोटी कैसे गुजर करेंगे, हमको बस में शहर जाना है या बैंक से पेंशन लेनी है तो कैसे होगा, कौन करेगा, ये सब समस्याएं हैं। ये बड़े मुद्दे हैं वहाँ पर हैं। तो मतलब कई बार हमको देख के लगता है कि पंजाब में कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ
राजनीति की पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत नहीं है, वहाँ एक एनजीओ की जरूरत है, एक पार्टी जो अपने आप को एनजीओ के रोल में ढाल सके। छोटा सा ब्रेक लेना होगा क्योंकि ब्रेक के बाद बात करेंगे हरियाणा की, वहाँ की सियासत, वहाँ का अब तक का चुनाव का इतिहास और इस बार के समीकरण और दलों का एजेंडा। Watch In Depth with me, Tina Jha, at 6 p.m. (2014) was a purely wave election. 5 years down the line, if I have to ask you, does the Modi wave exist? On 23rd May, you will see that there is a bigger Modi wave, a very silent wave, which nobody can assess, which is amongst the people who don't speak. The pockets like Vidarbha, where we've seen farmer suicides in the past, a lot of rural distress has taken place. We've seen farmers marching, from one region up to Mumbai. I think the biggest failure of Indian media is the march which was shown as Farmers' March. All of them were tribals. Maharashtra politics, after many, many years, is a direct contest between Sharad Pawar and Devendra Fadnavis. You are looking at wiping out the dominance of the Pawar family. We want to wipe out the legacy of Congress NCP in this state, the legacy of corruption. Watch a special interview with the Maharashtra Chief Minister only on Rajya Sabha television. तो ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं राजीनामा और हम बात कर रहे हैं अब हरियाणा की। दिल्ली से यानी कि राजधानी से सटा हुआ इलाका, लेकिन राजनीतिक तौर पर खासा मजबूत दिखता है। यूँ तो खेल के लिहाज से और खिलाड़ियों के पदकों के लिहाज से देश का नंबर 1 राज्य है, लेकिन यहाँ की सियासत बाकी राज्यों से थोड़ी अलग दिखती है इस बार। लेकिन इस सियासत को समझने से पहले आइए देखते हैं कि यहाँ का इतिहास क्या है, यानी कि वोटिंग पैटर्न और नतीजे। चलते हैं टीना के पास। शुक्रिया कविंद्र। तो हम अपने दर्शकों को बता दें कि हरियाणा में लोकसभा की कुल 10 सीटें हैं और इन सभी पर छठे चरण में मतदान होना है। पिछले चुनावों के नतीजे अगर देखें तो यहां 2009 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल के साथ चुनाव मिलकर लड़ा था, पर दोनों ही पार्टियों को एक भी सीट नहीं मिल पाई थी, जबकि कांग्रेस पार्टी ने 9 सीटों पर जीत दर्ज की थी। बची हुई एक सीट गई थी चौधरी भजन लाल की हरियाणा जनहित कांग्रेस को। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी अकेली चुनाव लड़ी और अपने प्रदर्शन में जबरदस्त सुधार किया। पार्टी ने प्रदेश के 10 लोकसभा सीटों में से 7 पर जीत दर्ज की। 2009 में हरियाणा की 9 सीटें जीतने वाली कांग्रेस पार्टी सीधे लुढ़ककर एक सीट पर आ गई। 2 सीटों पर इंडियन नेशनल लोकदल को जीत मिली थी। अब वोट शेयर को अगर आप देखें तो बीजेपी ने 2009 के लोकसभा चुनाव में हरियाणा में 12% से ज्यादा वोट बटोरे थे, जबकि कांग्रेस के खाते में गए थे तकरीबन 42% वोट। बीजेपी के साथ मिलकर लड़े इंडियन नेशनल लोकदल को तब 16% के करीब वोट मिले थे और जनहित कांग्रेस के खाते में गए थे 10% से ज्यादा वोट। बीएसपी का वोट शेयर रहा था 15% से ज्यादा, अन्य के खाते में गया था 4.6% वोट। जब 2014 के लोकसभा चुनाव हुए तो बीजेपी ने यहां अपने वोट शेयर में जबरदस्त इजाफा किया। बीजेपी को पिछली बार हरियाणा में करीब 35% वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस का वोट शेयर घटकर तकरीबन 23% रह गया था। आईएनएलडी को मिले थे 24% वोट और एचजेसीबीएल के खाते में गए थे 6% वोट। बीएसपी का वोट शेयर रहा था 4%, बाकी का 7% से अधिक वोट अन्य के खाते में गया था। अब बात करते हैं विधानसभा चुनावों के बारे में। हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी उसी साल में हुए थे जिस साल में लोकसभा चुनाव हुए, यानी 2009 में और फिर 2014 में। हरियाणा में विधानसभा की कुल 90 सीटें हैं और 2009 के आंकड़ों को अगर देखें तो तब बीजेपी ने प्रदेश की 4 ही सीटों पर अपनी जीत दर्ज की थी, तो वहीं कांग्रेस को मिली थी 40 सीटें। आईएनएलडी के खाते में गई थी 31 सीटें, एचजेसीबीएल को 6 और बीएसपी को 1 सीट मिली थी। 8 बची सीटें अन्य के खाते में गई थी।
हरियाणा में जब 2014 के विधानसभा चुनाव हुए तो बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की तरह ही विधानसभा चुनाव में अपने बेहतरीन प्रदर्शन को दोहराया। पार्टी को प्रदेश की 90 में से 47 सीटें मिली थीं, जबकि कांग्रेस के पास गई थी 15 सीटें। इंडियन नेशनल लोकदल को मिली थी 19 सीटें और भजनलाल की हरियाणा जनहित कांग्रेस के खाते में गई थी महज 2 सीटें। मायावती की बीएसपी ने 2014 में भी हरियाणा में 1 विधानसभा सीट जीती थी, जबकि 6 सीटें अन्य पार्टियों और निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीती थी। अब आपको वोट शेयर दिखाते हैं जो कि असेंबली इलेक्शंस में रही थी पार्टीज की। 2009 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर रहा था 9%। कांग्रेस को तब मिले थे 35% से ज्यादा वोट। आईएनएलडी के खाते में गए थे 25.79% वोट और जनहित कांग्रेस के पास गए थे 7% वोट। 1 सीट पर जीत दर्ज करने वाली बीएसपी ने हरियाणा में 6.73% वोट बटोरे थे। इसके बाद जब 2014 में विधानसभा चुनाव हुए तो बीजेपी को सीटों के साथ साथ वोटों के मामले में भी भरपूर फायदा मिला। बीजेपी ने पिछले विधानसभा चुनाव में हरियाणा में 33.2% वोट हासिल किए थे। कांग्रेस को सीटों के साथ साथ तकरीबन 15% वोटों का नुकसान भी हुआ। पार्टी को 21% से भी कम वोट मिले। आईएनएलडी का वोट शेयर रहा 24% से ज्यादा और एचजेसीबीएल को मिले 3.57% वोट। बहुजन समाज पार्टी ने विधानसभा चुनाव में हरियाणा में 4% वोट हासिल किए थे 2014 में। कविंद्र, शुक्रिया टीना आपका हरियाणा के हमें जो आंकड़े हैं वो दिखाने के लिए। और जिस तरीके से हम देख रहे थे कि हरियाणा की सियासत और छोटे दलों का नए दल बनना और गठबंधनों के साथ बदलाव, ये बहुत ज़्यादा हरियाणा में दिखता रहा है। इस बार भी काफ़ी कुछ बदलता दिख रहा है। आम आदमी पार्टी का वहाँ पर उतरना गठबंधन के साथ में, एक और नई पार्टी का वहाँ पर उदय हो जाना, किस तरीके से बदलती सियासत हरियाणा की दिख रही है इन छोटे छोटे नए नए चेहरों के साथ? देखिए 2014 में तो पूरा देश ही मोदी जी की लहर में लिपट गया था, लेकिन हरियाणा से ज़्यादा मेरे ख्याल से बहुत ही कम राज्य हैं जहां पर मोदी जी की छाप हमें देखने को मिली। मुझे अभी तक याद है कि रेवाड़ी में जो उनकी पब्लिक मीटिंग हुई थी वो अप्रत्याशित अभूतपूर्व पब्लिक मीटिंग थी। और हरियाणा में आपको मालूम है कि अर्धसैनिक और सेना बलों के बहुत सारे पेंशनर वहाँ रहते हैं और वहाँ पर मोदी जी मतलब छा गए थे पूरी तरह से। उसके बाद विधानसभा के चुनाव हुए और वहाँ पर भी असर दिखा। दुख की बात यह है कि उसके बाद सरकार में आने के बाद बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने हरियाणा को लगभग 20 साल पीछे धकेल दिया। और सबसे बड़ा इनमें था जो जाट एजिटेशन था। कई लोगों का आरोप है कि वो कांग्रेस ने चालू किया था और फिर, लेकिन एक बार चालू करने के बाद राज्य सरकार में इतना सामर्थ्य नहीं था कि वो उसको कंट्रोल कर सके। तो मतलब हरियाणा में जो हुआ वो हमने कभी नहीं देखा है, हरियाणा के लोगों ने कभी नहीं देखा है। वहाँ पर इस तरह का मतलब सांप्रदायिक तो खैर दूर की बात है, इस तरह का जातिवाद और इस तरह का मतलब एक तरह से सत्ता, जातीय सत्ता, जातिगत सत्ता का नंगा नाच, ये मतलब लोग बहुत घबरा गए थे उससे। छवि मुख्यमंत्री की बहुत ही अच्छी है। वो पहले कभी एमएलए भी नहीं रहे हैं तो और सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, तो हो सकता है कि उनके सलाहकारों को में उतना विवेक न हो और वो जिस तरह की उनको सलाह दी जा रही हो वो उसमें चूक हो गई हो। लेकिन कुल मिला के अब भी लग रहा है कि अगर असर किसी का है तो वहाँ पर मोदी जी का ही है। और मेरे ख्याल से बावजूद इसके कि सरकार में तंत्र और एडमिनिस्ट्रेशन पर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं गया है, उसके बावजूद मेरे ख्याल से भाजपा बहुत शानदार प्रदर्शन वहाँ पर दिखाएगी। अजय जी, क्योंकि हरियाणा में इस बार काफ़ी कुछ नया दिख रहा है। आम आदमी पार्टी का उतरना, एलएलडी के टूट के बाद एक नए पार्टी का गठन, उसके दिग्गज चेहरों का उतरना, कुछ नेताओं का पार्टी बदलना, क्या ये समीकरण जो
हरियाणा की सियासत रही है उस पर कुछ असर डालते हुए इस बार दिखेंगे, या फिर जैसा अदिति कह रही कि वहाँ पर 2014 में भी मोदी लहर सबसे ज़्यादा नज़र आ रही थी और इस बार भी कमोबेश जो केंद्र की सरकार है, क्योंकि हरियाणा पड़ोसी राज्य है दिल्ली से बगल में, उसका ज़्यादा असर वहाँ पर दिखता है। देखिए, पहले तो हमें हरियाणा को समझना होगा। मैं आपके दर्शकों को तो बड़े संक्षिप्त में समझा दूं। हरियाणा के 3 चेहरे हैं मेरे हिसाब से। पहला चेहरा गुड़गांव, फॉर्च्यून 500 जो कि विश्व की विख्यात कंपनियां, करीब 240 विश्व की विख्यात कंपनियों का हेडक्वार्टर गुड़गांव में है। उसके बाद आ गए ट्रेडिंग सेंटर्स, जो कि पोस्ट इंडिपेंडेंस, जो पाकिस्तान से जब 2 विभाजित हुए हमारे मुल्क 47 में, जो वहाँ से रिफ्यूजी आए, तब ये सारा पंजाब में होता था और ये लोग वहाँ बसाए गए। अम्बाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत और फरीदाबाद, ये सारे पंजाबी हिंदू ट्रेडर हैं। ये बीजेपी की स्ट्रॉन्ग पॉकेट्स हैं आज की डेट में। बीजेपी का उभरना हरियाणा में पिछले 15-20 साल में हुआ है। तो ये जो ट्रेडर रिफ्यूजीज ने, मैं माफ़ी चाहता हूँ, ऐसा कोई नेगेटिव लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता हूँ, जो पाकिस्तान से लोग आए थे अम्बाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत और फरीदाबाद के इलाके में। और तीसरा चेहरा है जो बिल्कुल रूरल इलाका है, जो खेती करता है। अब इन 3 चेहरों का जो समीकरण है उसको देखिए कि यहाँ पर एक कॉमन फैक्टर निकलेगा, तभी आप सारी सीटें जीतोगे। और एक कॉमन फैक्टर तब निकलता है जब आप एक बड़ा मुद्दा लेके आते हैं। जैसे सब लोग कह रहे हैं कि एक बड़ा मुद्दा कौन सा है, लीडिंग फैक्टर कौन सा है। एक इस लीडिंग फैक्टर में जब बात आप करेंगे तो हरियाणा के अंदर लीडिंग फैक्टर, अब वो लीडिंग फैक्टर जींद में फ़र्क होगा और पानीपत में फ़र्क होगा और गुड़गांव में फॉर्च्यून 500 में काम करने वाले एक आदमी का या एक यंग कपल का बिल्कुल फ़र्क होगा, क्योंकि वो एक आईटी सेक्टर में शायद काम करते हैं, कोई और काम करता है। उससे 100 कोस दूर एक आदमी सिर्फ खेती करता है, उसका उस आईटी सेक्टर से कोई लेना देना नहीं है। उसका गुड़गांव का जो मल्टी करोड़ रेवेन्यू है उससे भी कोई लेना देना नहीं है। उसका मुद्दा शायद उस गुड़गांव के मुद्दे से टोटली फ़र्क होगा, और उसका मुद्दा पानीपत के एक ट्रेडर से जो कि विख्यात हैंडलूम केंद्र है उससे फ़र्क होगा, या अम्बाला से फ़र्क होगा, टोटली फ़र्क होगा। उनका जो समीकरण है वो फ़र्क है, बिकॉज उनका डेमोग्राफिक प्रोफाइल जिसे हम कहते हैं अंग्रेज़ी में, वो फ़र्क हो चुका है पिछले 30-40 साल में। फरीदाबाद में जो लेबर आई है बाहर से, वहाँ इंडस्ट्री लगी हुई है सारी, आप जानते ही हैं, वो जो लेबर आई है बाहर से, उनका डेमोग्राफिक प्रोफाइल अलग है। तो एक कॉमन मुद्दा होगा। हालांकि ये कहते कहते मैं एक बात और कहना चाहूँगा, हिसार के क्षेत्र में देखिए, वहाँ एक बड़ा ही अहम, बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट हो रहा है। 4 हरियाणा के विख्यात परिवार, उनके परिवारजन वहाँ इलेक्शन लड़ रहे हैं। सबसे पहले सर छोटू राम के ग्रेट ग्रैंडसन बीजेपी से लड़ रहे हैं, विजेंद्र सिंह, फॉर्मर IAS अफसर हैं और सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली के पढ़े हुए हैं। वो सर छोटू राम एक बहुत बड़े शख्सियत थे जिन्होंने अंग्रेज़ों के ज़माने में एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के ऊपर काम करा था। उसके बाद 3 लाल, बंसीलाल, भजनलाल और देवीलाल, उनके परिवारजन हिसार से चारों के चारों एक ही जगह से लड़ रहे हैं। तो मेरी नज़र में बड़ा एक अहम, वो बड़ा रोचक कॉन्टेस्ट रहेगा वो इस बार हिसार में। और जिस तरीके से संगीत रागी जी जो नज़र आ रहा है सियासत, और यहाँ पर हरियाणा में जैसा कि कहा भी अजय ने कि बहुत अहम है कि एक वक्त पर लालों के इर्द गिर्द ही सियासत घूमती रहती थी। 2014 में आप लोगों के ज़रिए, यानी बीजेपी ने जो वहाँ पर किया, उसके बाद आपने देखा कि किस तरीके से अलग तरीके की एक लीडरशिप वहाँ पर आई जो उम्मीद से अलग थी, और एक ऐसा नाम जो शायद चर्चा में भी नहीं था। इसका कितना फ़ायदा 2019 में, या इसका नुकसान किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, एक बात बताऊं कि हरियाणा की राजनीति में जाति फैक्टर शुरू से था, हमेशा रहा है। और जो आप कह सकते हैं कि जाट जो है वो एक दबंग कम्युनिटी के तौर पर वहाँ पर माने जाते रहे हरियाणा की पॉलिटिक्स में। उनकी जनसंख्या यदि आप देखें तो कोई ऐसी बड़ी नहीं है कि ओवर डोमिनेटिंग है, लेकिन यदि आप मुख्यमंत्री देखें, गिन गिन करके देखें, तो जाटों का वर्चस्व रहा है। और 2014 का ये मेरा अपना विश्लेषण है कि 2014 के चुनाव में, और जो विधानसभा चुनाव में खास करके जो रिफ्लेक्ट किया, वो सिर्फ एक मोदी लहर नहीं थी। मोदी लहर के साथ एक पर्टिकुलर कास्ट के खिलाफ पोलराइजेशन भी जो था, वो एक संभवतः फैक्टर रहा है। जहां तक 2019 का चुनाव है, तो 19 के चुनाव में जैसा कि अभी अदिति जी भी कह रही थी और बाकी सारे लोग कह रहे हैं, रेवाड़ी वाली वो सभा सबको याद है जिसमें भूतपूर्व चीफ ऑफ द आर्म फोर्सेस जो थे उस सभा में थे, और उन्होंने 1 रैंक 1 पेंशन की घोषणा की थी, और पूरा पंजाब और हरियाणा इससे जितने संबंधित आर्म फोर्सेस थे, उनके परिवार लोग उनसे बहुत जुड़े हुए रहे। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं वो फैक्टर हरियाणा की राजनीति में काम करेगा, और वो जातीय पोलराइजेशन, उसका इक्वेशन कैसे बनता है, वो समीकरण कैसा रूप लेता है, ये कहना
अभी थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन एक बात तय है कि भारतीय जनता पार्टी का जो सोशल कोएलिशन है, समीकरण है, वह कांग्रेस के सोशल कोएलिशन से बेहतर है। और ये कोई डायरेक्ट फाइट नहीं हो रही है। आप अंदाज़ा लगाइए कि कोई पार्टी जिसका 9 से 12% चुनाव में वोट आता है और एकाएक को 36% तक पहुंच जाता हो, ये बहुत बड़ा जंप है। और कांग्रेस पार्टी का पराभव और भारतीय जनता पार्टी का अपसर्ज दोनों प्रोपोर्शनेट वे में हो रहा है। तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और पंजाब की राजनीति में आम आदमी पार्टी भी एक फैक्टर है, लेकिन वो उसे हम कह सकते हैं कि वोट कटवा वाली स्थिति हो गई है। वही इंडियन नेशनल लोकदल की भी है, क्योंकि इंडियन लोकदल की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी और कांग्रेस की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी उसमें से ये जो कंटेस्ट है वो डायरेक्ट कंटेस्ट नहीं है। इसी कारण से थोड़ा सा भी वोटों का जो मार्जिन है वो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता के नजदीक ला दे रही है। अदिति, क्या जो क्षेत्रीय दल, खासतौर पर जो मैं देखता रहा हूँ इतिहास हरियाणा में, उनका एक दबदबा हुआ करता था। 2019 में उनकी ताकत किस तरीके से दिखती है, और क्या उनकी कम होती ताकत बीजेपी के उदय की कहानी है, या उनकी कम होती ताकत का फायदा कांग्रेस नहीं उठा पाती है? दोनों चीज़ें सही हैं। बीजेपी को पर भी असर पड़ेगा। और हरियाणा में देखा है कि अगर जातिगत पोलराइजेशन होता है तो उससे किसी को पूरी तरह से फ़ायदा नहीं होता है। तो पिछली बार यदि अगर हम देखें तो जो नॉन जाट जातियां हैं वो एक तरफ बीजेपी की तरफ हो गई थी, और आपने खट्टर साहब को मुख्यमंत्री बना दिया। वो एक चेहरा बन गए नॉन जाट कास्ट का। लेकिन साथ ही साथ हरियाणा में जिस तरह से दलितों पर जाटों ने कहर व्यापा था उस समय, वो लोगों के दिमाग में बहुत गहरी रूप से बैठा हुआ है। हमने देखा कि मिर्चपुर में किस तरह से मैसेकर हुआ और दलितों के साथ अत्याचार हुआ। उसके बाद कई ऐसी घटनाएं हुई और एडमिनिस्ट्रेशन कुछ कर नहीं पाया। उसके बाद जो सरकार आई उसमें कोई इस तरह का बड़ा एक अट्रॉसिटी दलितों पर की गई हो, ऐसा सुनने में नहीं आया है। लेकिन दलितों को वो दिन याद हैं। तो मेरे ख्याल से अन्य जगहों पर शायद दलित थोड़ा बीजेपी से कट रहा है, लेकिन हरियाणा में मेरे ख्याल से दलित बीजेपी के साथ रहेगा। एक छोटी सी टिप्पणी कर, यदि हरियाणा का आप चुनाव देखेंगे तो वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की तरफ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। एक या तो क्लीन स्वीप होगा या फिर आप नीचे जाएंगे, 3 सीट 4 सीट पर सिमट जाएंगे लोकसभा में। ये कांग्रेस के साथ भी हुआ था, इंडियन लोकदल के साथ भी हो रहा है, और भारतीय जनता पार्टी का यदि 2014 का चुनाव है तो एक स्वीपिंग ट्रेंड जो है ना हरियाणा की पॉलिटिक्स में देखने को मिला है। जिस पर जो छोटे दल हैं, क्षेत्रीय दल हैं, जो कि मैं कहूँ कि सबसे उपजाऊ ज़मीन मानी जाती थी हरियाणा में उनके लिए, और हमेशा फलते फूलते रहे, किस तरीके से देखते हैं इस बार उनका अस्तित्व, उनकी जो ताकत है, और क्या बीजेपी या कांग्रेस इनमें से किसको ज़्यादा फ़ायदा या नुकसान देखते हैं जब छोटे दल वहाँ पर कमज़ोर होते हैं? तो देखिए, बदलती राजनीति का मैं एक समीकरण बताता हूँ। इंडियन नेशनल लोकदल जो चौटाला साहब की पार्टी है, श्रोमणी अकाली दल पंजाब में उनका हरियाणा में अलायंस पार्टनर है। सुखबीर बादल, प्रकाश सिंह बादल उनके लिए आके कैनवेस करते हैं सिरसा में और हिसार में, 2-3 सीट उस इलाके में जीतते हैं। थोड़ा सिख डोमिनेट, पंजाबी डोमिनेट इलाका है। श्रोमणी अकाली दल ने इस बार इंडियन नेशनल लोकदल के साथ अलायंस नहीं किया है। उन्होंने अनाउंस किया है वी विल रिमेन न्यूट्रल। तो इसका मतलब ये है कि श्रोमणी अकाली दल जो भाजपा का पार्ट है, एनडीए का पार्ट है, भाजपा का अलायंस पार्टनर है पंजाब में, उनको ये नज़र आ गया कि हमको इसमें न्यूट्रल रहना है। पहला ही पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट ये, जेजेपी जो कि एक ब्रेकअवे दल है, इंडियन नेशनल लोकदल की फैमिली में से निकले हैं, दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला। दिग्विजय शायद सोनीपत से लड़ रहे हैं, दुष्यंत हिसार से लड़ रहे हैं। उन दोनों की यंग लड़के हैं, उनको फॉलोइंग मिल रही है, उनकी जगह पर क्राउड्स इकट्ठे हो रहे हैं। बट अगेन वही बात है, उनके पीछे वो जातिवाद, जाट समीकरण उनके पास रहेगा। मैं थोड़ा सा आपके दर्शकों को बता दूं, जातिवाद में जाए बिना आंकड़ों में जाए, ज़्यादा आंकड़ों में नहीं जाऊंगा। पंजाबी और सिख जिसे कहते हैं, हरियाणा में पंजाबी कहा जाता है उन लोगों को जो पाकिस्तान से माइग्रेट होकर आए। पंजाबी और सिखों की जनसंख्या करीब 37-38% है हरियाणा में। तो वो किस तरफ झुकेंगे? अगर भाजपा की तरफ झुक गए, और आईएनएलडी का मेरे हिसाब से कमज़ोर रहेगी, आईएनएलडी की 2 सीटें नहीं आ पाएंगी इस बारी,
तो वो झुकेंगे कांग्रेस की तरफ कि भाजपा की तरफ? भाजपा 7 से 9 पे जाएगी, या वो INLD की 2 सीटें कांग्रेस की गोदी में गिरेंगी, या किसकी गोदी में गिरेंगी वो भी कहना मुश्किल है, मगर वो कम होगा नंबर उनका। अजय जी, अब मैं कांग्रेस, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से छटपटाहट है लड़ाई में और काफ़ी ताकत भी लगाई है, कांग्रेस के लिए क्या इस बार मजबूत है, क्या कमज़ोर दिखता है रणनीतिक तौर पर? मजबूती तो ये है कि जो भी हरियाणा में घटा हिंसा के तौर पर, उसको लेके कांग्रेस जगह जगह जा रही है और कह रही है कि जो हुआ वो बहुत गलत हुआ। आप ये कह सकते हैं कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, लेकिन निश्चित रूप से ये सबको दिखाई दे रहा है कि जो भी हुआ वो बहुत ख़राब था। उसके अलावा कांग्रेस में बहुत सारे लीडर हैं, जैसा हमेशा होता है। तो हुड्डा साहब तो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और रोहतक दीपेंद्र पिछली बार उनका बेटा बहुत बड़ी मार्जिन से पिछली बार लोकसभा में आया था, लेकिन इस बार क्या वो चीज़ दोबारा दिखेगी हमें, ये कहना बहुत मुश्किल है। उसके अलावा लेकिन ये भी सही है कि भाजपा में भी अंतरकलह है। वहाँ के जो जाट हैं, कैप्टन अभिमन्यु और अन्य लोग, वो अपने आप को एक मतलब उनके पास पोर्टफोलियो तो है, लेकिन सत्ता के घेरे से वो अपने आप को बाहर पा रहे हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि मुख्यमंत्री के स्टाइल को लेके उनकी आलोचना कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर है कि अगर आपने कोई पोस्ट नहीं संभाली है तो आपको मालूम नहीं है कि सरकार का काम कैसे चलना चाहिए। फिर मैं कहूँगी कि मुख्यमंत्री की अपनी छवि, निजी छवि बहुत अच्छी है और लोग उनका आदर करते हैं, लेकिन क्या उस बूते पर और मोदी जी के साथ वो चुनाव जीत पाएंगे या नहीं, अभी तो ऐसा ही लग रहा है कि जीत लेंगे, लेकिन कह नहीं सकते। लेकिन कांग्रेस का अगर हम इसको देखें, या ताकत पिछले बार के चुनावों से और जो क्षेत्रीय दलों के साथ बदलाव हुआ, नए चेहरे, नई पार्टियां आई हैं, पहले से कितना कमज़ोर या फिर मजबूत दिखती है कांग्रेस हरियाणा में? देखिए, कोई भी पार्टी लीजिए, अंतरकलह तो सारी पार्टियों में चुनाव के समय और भी होकर के आता है, सब पे पार्टियों में होती है। कोई भारतीय जनता पार्टी अपवाद हो, ऐसी बात नहीं, सारी पार्टियों में होती हैं। कांग्रेस के साथ दिक्कत क्या है कि कांग्रेस को एक ऊपर से मॉनिटर करने वाला नेतृत्व तो नहीं रह गया है, जो नैतिक आधार तो नैतिक धरातल देता हो। आप कभी सोच नहीं सकते थे कि सुरजेवाला 4थे नंबर पर आकर के खड़े हो जाएंगे। तो अंतरकलह इस स्तर पर है। सुरजेवाला अच्छी तरह जानते हैं कि हमको राजनीति में हाशिए पर डालने के लिए सारी कवायद की गई है हरियाणा की राजनीति में, और जानकार ये भी बताते हैं कि सुरजेवाला को जानबूझ करके वहाँ भर भेजा गया था कि एक अच्छा टक्कर देंगे, उपचुनाव के सहारे जो है वो एक अच्छा मैसेज आएगा, चूँकि आने वाले दिनों में चुनाव होने वाले हैं। तो अंतरकलह जो है वो गंभीर है कांग्रेस पार्टी के अंदर। और दूसरी बड़ी बात है, कांग्रेस पार्टी कोई पॉजिटिव नैरेटिव लेकर के हरियाणा की राजनीति में नहीं आई है। आप जब भी बात देखें, आपकी शिकायतें, हरियाणा की जो शिकायतें हैं वो बिहार और उत्तर प्रदेश के गांव की शिकायतों से अलग है। बिहार में है कि 4 घंटे बिजली आ रही है या नहीं, इस पर विमर्श है। यहाँ पर 4 घंटे बिजली नहीं आती है, उसका विमर्श होता है। तो ये दोनों विमर्श में आपको अंतर करना पड़ेगा। दुर्भाग्य से कांग्रेस पार्टी एक नए विमर्श के साथ हरियाणा में नहीं जा रही है। और मैं आपको बता दूं, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि राष्ट्रीय विमर्श के साथ साथ, जैसा कि अभी अजय ने कहा, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अपने मुद्दे होते हैं, अलग इश्यूज हैं। उन कॉन्स्टिट्यूएंसी के मुद्दों के साथ राष्ट्रीय विमर्श को ले चल पाने में यदि भारतीय जनता पार्टी सफल होती है तो उसके लिए भविष्य अच्छा रहेगा 2000 में। यदि नहीं रहती है तो कहना मुश्किल है। मैं कुछ एक आखिरी कमेंट कांग्रेस को लेकर। जी बिल्कुल, कांग्रेस और भाजपा दोनों के ऊपर देखिए, हरियाणा में लोग कहते हैं खेत खलियान का हरियाणा। मैं आपके दर्शकों को बता दूं, हरियाणा की जो जीडीपी में एग्रीकल्चर का वो योगदान है वो सिंगल डिजिट्स में है। सर्विस सेक्टर का योगदान एग्रीकल्चर से 3 गुना है। तो शायद लड़कों को और यंग युवाओं को, लड़के लड़कियों को नौकरियां चाहिए। दोनों पार्टियों को उस तरफ देखना चाहिए। उनके स्किल सेट्स पे इंडस्ट्री आ रही है, रेवाड़ी में, गुड़गांव में, फरीदाबाद में, उनके स्किल सेट बढ़ाने के लिए बात करनी चाहिए। खेत खलियान का हरियाणा शायद जीडीपी में नहीं है, शायद लोग खेती कर रहे हैं,
नंबर उनका ज़्यादा है मगर उनका जो योगदान जीडीपी में है वो गिर रहा है, वो हमको नज़र रखनी पड़ेगी हरियाणा पे। वो नेशनल स्तर पर लेवल पर ही हाँ, जीडीपी में एग्रीकल्चर का जो ये कंट्रीब्यूशन है वो गिर ही रहा हरियाणा है। का फॉल बड़ा स्टीप हुआ है बिकॉज ऑफ गुड़गांव में 240, जैसे पहले बता रहा था 240 फॉर्च्यून 500 कंपनीज हैं, तो उनका योगदान सर्विस सेक्टर का बढ़ गया अचानक से। हरियाणा में पिछले 10 साल में ये जो ऊपर नीचे हुआ है, योगदान एग्रीकल्चर का गिरा है और उनका बढ़ा है। हरियाणा जबकि हरित प्रदेश माना जाता, हरित क्रांति में कनालें बनी थी, वहां पर हरित क्रांति का पंजाब और हरियाणा का योगदान सबसे ज्यादा था। चलो देखते हैं कि हरियाणा की सियासत और वहां के मतदाता केंद्र की सत्ता में किस पार्टी के साथ खड़े होते हैं और कितना योगदान दे पाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज फिलहाल इतना ही, नमस्कार।